नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि कांग्रेस में गुटबाजी और अंतरकलह पर राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर से कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। सिंधिया ने कांग्रेस के काबिल नेताओं पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस में काबिल नेताओं की कद्र नहीं है। देखा जाए तो कांग्रेस में अंदरूनी कलह जग जाहिर होने लगी है। राजस्थान में सचिन पायलट, महाराष्ट्र में संजय निरुपम, संजय झा, प्रताप सिंह बाजवा जैसे नामों से यह लगने लगा है कि कांग्रेस में कलह आज की नहीं बल्कि लंबे समय से चली आ रही है। भले ही सचिन पायलट वापस लौट आए हों, भले ही पायलट ने मतभेद भुला दिए हों, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी को नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में बड़ा सवाल अब यह है कि क्या कांग्रेस आलाकमान मतभेद दूर कर सकता है, लेकिन क्या आलाकमान मनभेद भी दूर कर पाएगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के यह हाल है, बल्कि अगर हम साउथ की तरफ जाएं तो वहां पर भी यही हाल है। जनार्दन रेड्डी का नाम तो आपको पता ही होगा। उनके भी पिता ने कांग्रेस की विरासत को साउथ में बखूबी संभाला हुआ था, लेकिन कुछ मतभेद के चलते या फिर हम ये कह सकते हैं कि मनभेद के चलते जनार्दन रेड्डी ने भी कांग्रेस से अपना रास्ता अलग कर लिया। और ये तो वो नए चेहरे हैं जिनके बारे में आज की युवा पीढ़ी को और आज की हमारे जो वोटर्स हैं उनको पता है। अगर हम पुराने समय की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी और शरद पवार को आप भूले नहीं होंगे, जो कि आज शरद पवार का अगर नाम हम लें तो महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। वो भी पहले कांग्रेस में ही थे और कांग्रेस के आला कमान की नाराजगी ही उन्हें एक अलग पार्टी के रास्ते पर ले चली। और बात करें अगर ममता बनर्जी की तो वो भी कांग्रेस में थी, उन्होंने भी कांग्रेस आला कमान से नाराजगी के चलते अपने रास्ते अलग कर लिए और तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। खैर, कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें और आला कमान से या फिर कह सकते हैं कि प्रदेश के नेतृत्व से नाराजगी की खबरें पहले से ही चली आ रही हैं और कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए भी ये नाराजगी कई बार देखी गई है। इस पर चर्चा करेंगे। उसके साथ ही हमारे साथ में आपको बता दें कि स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें कोई आज की बात नहीं है। ममता बनर्जी, शरद पवार और कई ऐसे बड़े नाम हैं जो कांग्रेस में ही शामिल थे। कांग्रेस से ही उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्हें रास्ते अलग करने पड़े। क्या कुछ कहना है आपका? उमंग, बशीर बद्र साहब का एक शेर है, उससे शुरुआत करते हैं जी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उनकी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये लाइनें बिल्कुल फिट बैठती हैं कांग्रेस पे इस समय। बात सिर्फ केंद्रीय मंत्री और 4 बार सांसद रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की ही नहीं है। उन्हें पार्टी में उनके काम के अनुरूप स्थान नहीं दिया गया, उनके काम को नहीं पहचाना गया और उन्होंने लगातार ये महसूस किया कि उनकी उपेक्षा हो रही है। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ के भाजपा के कमल को अपने हाथों से थाम लिया था। जी। लेकिन मामला वहीं पर खत्म नहीं होता। अगर ये देखा जाए कि उनके साथ साथ में जो राहुल गांधी की जो टीम थी, जो सबसे करीबी लोग समझे जाते थे, एक साथ वो 6 बड़े नाम ऐसे दिखते हैं जिनकी नाराजगी है और उनको इस बात की सबसे बड़ी समस्या है कि क्या पार्टी में उनको कभी पहचान मिलेगी, कि हमेशा वो हाशिए पे ही रखे जाएंगे। अब अगर बात करें, देखिए, तो बात करें जैसे सचिन पायलट की बात हो तो सचिन पायलट का मुद्दा सबने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने बगावत किया। हालांकि बाद में चीजें डैमेज कंट्रोल किया गया। उनके पक्ष में जितिन प्रसाद ने भी देखिए खुल कर बात करी। बिल्कुल चंद्रसेन जी, ना सिर्फ जितिन प्रसाद बल्कि प्रिया दत्त हो गई और माधवराज से माफ कीजिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बोल ही रहे थे। और साथ ही साथ अगर तमाम ऐसे नेताओं की हम बात करें, संजय निरुपम की बात करें जो कि एक बहुत ही कद्दावर नेता महाराष्ट्र में कांग्रेस के माने जाते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन वो प्रवक्ता हैं। सबसे पहले शुरुआत भी अगर हम कहें नए उसकी पहल की तो उन्होंने ही शायद करी थी और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आया, फिर सचिन पायलट जी का नाम आया और तमाम ऐसे नाम सामने आए हैं जिनसे ये तो साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि राहुल गांधी जब से प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष से वो हटे हैं, उसके बाद धीरे 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 कांग्रेस में जो एक युवा ब्रिगेड थी उसको कहीं ना कहीं हाशिए पे धकेला जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, दीपेंद्र हुड्डा का नाम लीजिए, कुलदीप बिश्नोई का बात लीजिए, मिलिंद देवरा का नाम लीजिए, संदीप दीक्षित का नाम लीजिए और आप उत्तर प्रदेश से आदित्य सिंह का नाम लीजिए। अगर हम इनकी सबकी बात करें तो ये ऐसा नहीं कि अभी अपने युवा काल में ही पार्टी से जुड़े हुए हो। आप इनको अगर इनके कैरियर को, इनके परिवार को ध्यान से देखा जाए तो पीढ़ियों से ये जुड़े हुए हैं। ये जो नए नेता और वेल एजुकेटेड है।
आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कीजिए, माधव सिंधिया का कितना करीबी कांग्रेस परिवार के कितने करीबी समझे जाते रहे हैं और कितना लंबा समय साथ रहा है और किस परिस्थितियों में अलग हुए होंगे। अगर हम आदित्य सिंह की बात करें तो आदित्य सिंह अखिलेश कुमार की बेटी है और रायबरेली क्षेत्र से आती है, जहां पर कांग्रेस का गढ़ समझा जाता है। सोनिया गांधी वहां से हमेशा इलेक्शन लड़ी है। सचिन पायलट की अगर हम बात करें तो उनके पिता का योगदान कांग्रेस में क्या रहा, इस बात को कौन भूल सकता है। और अगर जितिन प्रसाद की बात करें तो जो जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं और उस समय जो उनके पिता थे, उनका उस समय जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव के वो सलाहकार माने जाते थे, कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे थे। तो ये बहुत लंबा समय है, ये पीढ़ियों का साथ है। और किस तरीके से ये पीढ़ियों का साथ, जब नई युवा पीढ़ी आती है और ये वो लोग हैं जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, विदेशों से पढ़ के आए हैं, युवा कौन है, कुछ करने की चाहत रखते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इनके काम को कब पहचाना जाएगा, पार्टी में इनको जगह कब मिलेगी, इनको जो हाशिए पे डाला गया है कब वो मेन धारा में आएंगे। ये कई बड़े ऐसे प्रश्न हैं युवाओं, कांग्रेस के युवा नेताओं में, जिनका जवाब ये ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल चंद्रसेन जी, आपने सही कहा कि ये जो युवा ब्रिगेड जो कांग्रेस की है, जो जिनमें से कई तो अभी निकल भी चुके हैं, लेकिन जो शामिल है कहीं ना कहीं और कभी ना कभी विरोध के स्वर उनकी तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से उठते ही रहे हैं। खैर चंद्रसेन जी, अब हमारे साथ बने रहिए। अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। अरविंद जी, बात देश की सबसे पुरानी पार्टी और उस पार्टी की जा रही है जिसका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है और इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन आज आजादी के करीब करीब 74 साल के बाद में देश की इस सबसे पुरानी पार्टी की ये जो दुर्दशा हो रही है, कौन जिम्मेदार है और कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको जिम्मेदार माना जा सकता है? उमंग जी, देखिए, कांग्रेस के संदर्भ में तो एक बात स्पष्ट है कि अगर वहाँ जो कुछ भी करिश्माई परिवर्तन होता है या उपलब्धियां अर्जित होती है तो पूरी पार्टी जो है 10 जनपद को इसका श्रेय देती है जी। लेकिन जब वहाँ कहीं किसी तरह की दिक्कत होती है तो कहीं ना कहीं उसका ठिकरा जो है छत्रपों के सिर फोड़ दिया जाता है। यानी जो शीर्ष हाई कमान है, 10 जनपद है, जो वहाँ की कांग्रेस की जो पीठ है, तीर्थस्थल है, उसको बचाने का प्रयास होता है। तो स्वाभाविक रूप से इस संदर्भ में जो कार्यकर्ता हैं, जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, जो अपने दम पर जो है पार्टी का विस्तार करते हैं, उनके अंदर नाराजगी होती है। लेकिन जो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जो क्षेत्रीय छत्रप मजबूत होते हैं तो वही शीर्ष हाईकमान को नागवार गुजरने लगता है और वो जो है कांग्रेस पार्टी जो उनका पर कुचलना शुरू कर देती है। आपने देखा कि किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ व्यवहार हुआ, अंततः उन्हें जो है बाहर होना पड़ा और वे अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए किस तरह सचिन पायलट के संदर्भ में अपनी बात रखे। देखिए, सवाल केवल सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया तक नहीं है। आप मणिपुर में देख लीजिए कि एन बीरेन सिंह जो किस तरह से बाहर हुए नाराज। उत्तराखंड में सतपाल महाराज, विजय बहुगुणा, यशपाल शर्मा, हरक सिंह, इसके कई उदाहरण हैं। जी बिल्कुल। अरविंद जी, माफ कीजिएगा, बीच में आपको मैं रोक रहा हूं। उत्तराखंड की आपने बात करी तो फूट तो वहां पर भी देखी जा रही है। हालांकि वहां पर जैसे तैसे करके कांग्रेस को संभाला जा रहा है, उत्तराखंड कांग्रेस, क्योंकि हरीश रावत जी से विवाद किसी का छुपा हुआ नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए, हरीश रावत जी का एक अपना शिविर है, कैंप है, और जो उसके आगे घुटने टेकता है स्वाभाविक रूप से कांग्रेस में वही टिक पाता है। अन्यथा स्थिति यह हो जाती है कि उन्हें बाहर का रास्ता, हरक सिंह रावत वगैरह इसके जबरदस्त उदाहरण है। तो स्वाभाविक रूप से जो है खेमाबंदी जो है राज्यों में भी है और कहीं ना कहीं जो है ये राज्यों का जो धारा है वो भी सिर्फ हाईकमान में बटा हुआ है। देखिए, राहुल की टीम अलग है, सोनिया जी की टीम अलग है, प्रियंका की अलग टीम है। तो ये जो खेमाबंदी हुई है, आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरह जो कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता जिन्हें निकाल भी दिया गया, निलंबित कर दिया गया, संजय झा जी का जो टिप्पणी आया था कि किस तरह से सैकड़ों नेता जो है नेतृत्व परिवर्तन के लिए लामबंद हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उससे इनकार कर रही है। आपने देखा कि किस तरह असम में जबरदस्त बड़े नेता हेमंत बिस्वा शर्मा थे, जब मिलने गए राहुल गांधी से तो राहुल गांधी जो अपने डॉगी को बिस्कुट खिला रहे थे। आंध्र प्रदेश में वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो ताकतवर नेता के तौर पर वाईएसआर के बाद उभर कर आ रहे थे तो उन्हें कुचलने की कोशिश की गई। तो स्वाभाविक रूप से जब शीर्ष हाईकमान इस तरह के व्यवहार करेगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया या किसी को भी कहने का मौका मिलेगा कि कांग्रेस में जो है जो काबिलियत वाले नेता है उन्हें कदर नहीं है, तो इसकी कीमत तो देर सवेर पार्टी को चुकानी ही पड़ेगी। उमंग जी, बिल्कुल अरविंद जी, आपने सही कहा कहीं ना कहीं, और ये पार्टी इसकी कीमत चुका भी रही है। भले ही हम किसी भी राज्य की बात कर लें, कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें सामने आती हैं और सबने अपने अपने खेमे बना लिए, जैसा कि आपने भी कहा। और ये जो खेमे हैं, स्पष्ट तौर पर ये दिखता है कि ये खेमे बुजुर्ग और जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर भी वो रह चुके हैं। एक तो उनका खेमा है और एक युवाओं का खेमा है जिन्होंने अपने खानदान से कांग्रेस को ही सीखा है, कांग्रेस को ही पढ़ा है, और आज जब वो युवा ब्रिगेड
आगे आने को तैयार है तो उन्हें आगे नहीं आने दिया जा रहा। खैर अरविंद जी आप हमारे साथ बने रहिए। रमेश पुरोहित जी जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, कांग्रेस की जो हालत पूरे देश में हो रही है, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस आलाकमान को, और कांग्रेस आलाकमान में है भी कौन, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, ये तीन ही इस समय कांग्रेस के आलाकमान बने हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सबसे पहले तो इन तीनों को एक साथ बैठना पड़ेगा और पूरे देश में कांग्रेस की जो स्थिति चल रही है, कांग्रेस में जो गुटबाजी चल रही है, उसके ऊपर विचार विमर्श करना पड़ेगा, वरना वो दिन भी दूर नहीं जब देश की इतनी पुरानी पार्टी गुटबाजी से पूरी तरीके से घिर जाएगी। रमेश जी। और अगर कांग्रेस की अगर बात कर रहे हैं आप, तो कांग्रेस में इंदिरा गांधी के जमाने से ही गुटबंदी की जो जगह है वो शुरू हो गई थी। आपको याद होगा कि सोनिया गांधी का जो जब उनका जो है सार्वजनिक जीवन में जब उन्होंने प्रवेश किया तो उस जमाने में इंदिरा गांधी का गुट एक अलग था और सोनिया गांधी का एक अलग गुट था। तो आप इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि यह जो गुटबंदी है वो आम समझ रही है या कांग्रेस का आला कमान आज जो है वो इसका असहाय। बिल्कुल पुरोहित जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। हमारे साथ में डॉक्टर उमा शंकर पांडे जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। उमा शंकर जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। थैंक यू उमंग जी। उमा शंकर जी, बात कांग्रेस की हो रही है, बात उस पार्टी की हो रही है जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे ज्यादा मुखर उस पार्टी के नेता रहे। भले ही हम किसी की भी बात करें, तमाम ऐसे नाम हैं जिनके कहानी, किस्से और आजादी की लड़ाई में उनका क्या योगदान था वो आज भी हम पढ़ रहे हैं और उन्हें पढ़ पढ़ के कहीं ना कहीं देशभक्ति का एक जज्बा हमारे अंदर भी पैदा होता है। लेकिन अगर बिल्कुल उमा शंकर जी इसको अदरवाइज ना लेते हुए कांग्रेस की इस समय मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने ही अंदर हो रही गुटबाजी का नुकसान झेल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बात गुटबाजी की नहीं है जी। बात तो सिर्फ इतनी सी है कि जब भी कोई परिवार बड़ा होता है तो उसमें कुछ ना कुछ मतभेद हो सकते हैं जी। मनभेद ना हो, मतभेद हो सकते हैं जी। और ये केवल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, ये सभी पार्टियों में ऐसा देखा गया है कि सभी पार्टियों में इस तरीके के खेल चलते रहते हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी में आप स्वयं देखें कि किस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी जी को मुरली मनोहर जोशी जी, यशवंत सिन्हा, शांता कुमार, इन सबको ये सब एक साथ होकर इनकी नरेंद्र मोदी से मतभेद हुए और नरेंद्र मोदी जी ने इन सबको किनारे कर दिया। यहाँ तक कि अयोध्या, जिस राम मंदिर के नायक थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, वहां पर ना उनको बुलाया गया और ना ही अपने स्पीच में नरेंद्र मोदी जी ने आडवाणी जी या मुरली मनोहर जोशी जी का नाम तक नहीं लिया, कल्याण सिंह जी तक का नाम उन्होंने नहीं लिया। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, अगर बात करें तो किस तरीके से मुलायम सिंह और शिवपाल यादव जी के बीच हुआ, अखिलेश यादव जी के बीच हुआ, वो पूरे देश ने देखा। मायावती जी, जब कांशीराम जी का अंतिम दौर था तो मायावती जी ने उनको एक जगह कैद कर लिया और उनके घर वाले आरोप लगाते रहे कि हमसे मायावती जी जो है वो कांशीराम जी से मिलने नहीं दे रहे हैं। तो ये जो इस तरीके की गतिविधियां तमाम पार्टियों में देखा गया है, कांग्रेस उससे बेहद बेहतर स्थिति में हमेशा रही है क्योंकि कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी है, आंतरिक लोकतंत्र है। आंतरिक लोकतंत्र के कारण ही आपने अभी देखा कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट के बीच टकराव हुए और उस टकराव के बाद फिर जो है दोनों एकजुट हुए। और अगर हम बात करें तो कई बार क्या है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं आदमी को विद्रोह करने को बाध्य कर देती हैं और जब अपनी आंतरिक महत्वाकांक्षाओं पर आदमी का जोर नहीं रह जाता और वो इम्पल्सिव होकर भावावेश में कोई निर्णय लेता है तो उसे बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन उमा शंकर जी, जहां तक बात अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान के संदर्भ में करें तो दोनों ही युवा नेताओं का यह कहना था कि जिन चुनावी वायदों की वजह से जनता ने हमें ये जो सत्ता की चाबी सौंपी है, जब वो चुनावी वायदे ही पूरे नहीं होंगे और जो प्रदेश का जो उस समय जो नेतृत्व है, मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो कमलनाथ जी थे, राजस्थान में
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, जिन्हें सियासत का जादूगर भी कहा जाता है। दोनों ही जगह प्रमुख तौर पर यही बात सामने निकल कर आई, दोनों ही युवा नेताओं के द्वारा, कि जो वायदे हमने हमारी जनता से किए थे, भले ही वो हमारे क्षेत्र की जनता हो, प्रदेश की जनता हो, वो वायदे कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए। इस वजह से उनको आला कमान से शिकायत करनी पड़ी और कांग्रेस पार्टी को उनकी नाराजगी झेलनी पड़ी। देखिए, मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो चुनाव में पूरे जनता से घूम घूम कर उन्होंने वादे किए थे कि सरकार बनने पर हम ये करेंगे जी, उनकी पूरी कोशिश होनी चाहिए थी कि कमलनाथ जी के साथ मिलकर, दिग्विजय जी के साथ मिलकर, राहुल जी से कहकर, प्रियंका जी से कहकर, वहां कहीं भी उनको कमी लग रही थी, क्योंकि सरकार तो बिल्कुल नहीं थी जी, और उनको इसके बावजूद कहीं कमी लग रही थी तो वो पार्टी के फोरम पर चर्चा करते, उन वादों को पूरा करवाने के लिए वो लड़ते। लेकिन वो तो मीडिया के सामने आकर सड़क पर लड़ने की बात शुरू से ही करने लगे कि हम सड़क पे लड़ेंगे। क्या किसी परिवार में अगर विवाद हो जाए जी, या किसी परिवार में मनभेद हो, मतभेद हो, तो क्या वो सड़क पे निपटने की बात करने लगता है? लेकिन उमाशंकर जी, जब मनभेद और मतभेद सीमा से ऊपर चले जाएं तो कहीं ना कोई रास्ता तो जरूर निकाले जाने की उम्मीद होती है, और शायद यही उन्होंने भी करा। मध्य प्रदेश में चूंकि कांग्रेस की सीटें थोड़ी कम थी तो सिंधिया साहब ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। राजस्थान में भी अगर यही हालात होते तो वो भी कोई दिन दूर नहीं था। हालांकि बहुमत का आंकड़ा क्योंकि गहलोत साहब के पास में था, इसलिए यहां पर वो चीज नहीं हो पाई, और इसमें आरोप बीजेपी पर लगते हैं, क्योंकि बीजेपी की भी आपने बात करी थी। तो ओपी मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता है। ओपी मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार। ओपी मिश्रा जी, बात देश की सबसे पुरानी पार्टी की हो रही है कि क्यों गुटबाजी इतनी हावी हो रही है, तो आरोप, क्योंकि साफ तौर पर केंद्र में आप बैठे हैं तो आप पर भी आरोप लगना तय है। तो आप पर यह आरोप लगा कि आपने भी वही परिपाटी अपनाई, और अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास के टाइम पे जो इस राम मंदिर के नायक थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, कल्याण सिंह जी और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल जी तो चूंकि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बाकी जो तीनों लोग हैं उनका जिक्र भी नहीं किया गया मोदी जी के द्वारा। आरोप आप पर भी लग रहे हैं, क्या कुछ जवाब देंगे इन आरोपों का? भारतीय जनता पार्टी जी कोई किसी परिवार की पार्टी नहीं है। वो जी, बिल्कुल जो समाज की जो एक सामाजिक संरचना है, ढांचा है, उससे निकली हुई पार्टी है। जी, और हमारे यहाँ किसी एक वर्ग विशेष या एक परिवार मंग जी, मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही है। आडवाणी जी बुजुर्ग जी। है, उन्होंने उसका नेतृत्व किया। पूज्य मोहन भागवत जी ने बाकायदे कहा कि आडवाणी जी यहाँ क्यों नहीं आए, कल्याण सिंह जी क्यों नहीं आए, उनका उम्र है, और एक जो अभी कोरोना का काल चल रहा है, इसको अवॉइड करने के लोगों ने अलग अलग जगह से इस पूरे विहंगम जो दृश्य था अयोध्या में, उसको पूरे विश्व ने देखा, जी। उसको आडवाणी जी ने भी देखा, और आडवाणी जी ने बाकायदे स्टेटमेंट जारी करके अपने सबको शुभकामनाएं दी, और उन्होंने कहा कि हमारा ये सपना था वो आज पूरा हुआ। जी, तो कांग्रेस की परिस्थिति ये है कि वो परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रही है। राहुल गांधी युवा नहीं रहे, लेकिन उनको एक व्यक्ति को युवा बनाने के लिए पता नहीं इन्होंने कितने युवाओं का बलिदान दे दिया। वो चाहे आश्रम में हिमंता विश्वास हो, पुराने समय में पीआर कुमार मंगलम हो, आज के समय ये सचिन पायलट हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, वो किसी के नेतृत्व को और किसी के व्यक्तित्व को कांग्रेस स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और जब तक किसी डेमोक्रेटिक पार्टी में आप जो अगला आपका नेतृत्व है, जो टैलेंट है, आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अगला अध्यक्ष कौन बनेगा ये भी तय नहीं है। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन तय होगा ये नहीं होगा। ये सब समय डिसाइड करता है। हमारा पूरा इतिहास रहा है कि हमारे अध्यक्षों को आप देख लीजिए, एक से एक नाम आए, हर वर्ग के आए, देश के पूरे हर कोने कोने से अध्यक्ष बने। तो जो परिपाटी भारतीय जनता पार्टी में चली आ रही है, उसको देश ने स्वीकार किया है, उसको देश ने एक्सेप्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा आशीर्वाद दिया है, और भारतीय जनता पार्टी उनके पूरे देश के जनादेश के साथ, आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ रही है। कांग्रेस अगर एक परिवार से वो बाहर निकलती तो शायद कांग्रेस का कुछ भला हो पाता। हम लगातार बिल्कुल ओपी मिश्रा जी, कहीं ना कहीं आपकी बातों को भी उमा शंकर जी बिल्कुल सुन रहे होंगे, और उमा शंकर जी से आपकी इसी बात का जवाब ले लेते हैं। जी उमा शंकर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने परिवारवाद की बात उठाई, तो मैं इनको याद दिला देना चाहता हूँ, शायद ये मैं भूल उमा रहे शंकर जी को सुन नहीं पा रहा हूँ। जी कल्याण सिंह जी राज्यपाल रहे राजस्थान के उस समय, उनके बेटे राजवीर जी सांसद रहे और उनके जी। बेटे मनोज यहाँ उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। अगर राजस्थान की बात करूं तो विजय राजे सिंधिया जी, फिर उनकी सिस्टर, फिर उनके बेटे दुष्यंत सिंह सांसद, ये परिवारवाद इनको नजर नहीं आता। पीयूष गोयल किसके बेटे हैं, निर्मला सीतारमण किसकी बेटी हैं, ये सब बीजेपी के पुराने धुरंधर नेताओं के बच्चे हैं जो आज वहां पर बैठे हैं। शायद ओपी मिश्रा जी को नहीं पता है। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक भी हैं और पार्टी के संगठन में मंत्री भी हैं। शायद ओपी मिश्रा जी को ये नहीं पता है। रमापत राम त्रिपाठी के बेटे सांसद रहे, शायद इनको नहीं पता है। ये तमाम जो है। और लेकिन उमाशंकर जी माफ कीजिएगा, उमाशंकर जी, ओपी मिश्रा जी, आप दोनों को ही मैं रोकना चाहूंगा। उमाशंकर जी, ओपी मिश्रा जी, आप दोनों को ही मैं रोकना चाहूंगा। अगर उमाशंकर जी आपकी बातों को अगर हम गौर करें, आपने जिन भी बेटों का यहाँ पर नाम लिया है जो बीजेपी में जिनके पिता थे, जो बीजेपी में लंबे समय से चले आ रहे थे, जिन भी बेटों का नाम लिया है वो बेटे कहीं ना कहीं बीजेपी में भी है और अच्छे पद पर भी है, और उनकी तरफ से किसी भी प्रकार की इस तरह की कोई बात नहीं की गई जो पार्टी विरोधी हो। लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो उसमें ये बात सामने आती है। दीजिए कि पंकज सिंह कभी भाजपा के अध्यक्ष नहीं बनेंगे, दुष्यंत सिंह कभी भाजपा के अध्यक्ष नहीं बनेंगे। आप लिख के दे दीजिए। चलिए उमाशंकर जी, ओपी मिश्रा जी, आप दोनों से ही मैं निवेदन करूंगा, आप एक एक करके बोले, वरना किसी की बात किसी को समझ में नहीं आएगी। उमाशंकर जी, ओपी मिश्रा जी, आप ऐसे ही बोलते रहेंगे, मेरे को आप लोगों की आवाज डाउन करनी पड़ेगी। उमाशंकर जी, ओपी मिश्रा जी, लगता है दोनों ही वरिष्ठ नेता एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते और बिना रुके एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का ये दौर हर चर्चा में चल पड़ता है। खैर, हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित जी भी जुड़े हैं। पुरोहित जी, हालांकि समय बहुत कम है, लेकिन संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे कांग्रेस की प्रेजेंट स्थिति के बारे में। जी उमंग, अभी मैं सुन रहा था, परिवारवाद पे आके बात अटक गई। राजनीतिक एक सिद्धांत है कि राजनीति के हिसाब से चलती है और नीति के अनुसार राज चलता है, लेकिन जब अब चुनावी राजनीति की हम जब बात करते हैं तो परिवारवाद उसमें सामने आ ही जाता है आपके। और इंदिरा गांधी के जमाने से परिवारवाद जो शुरू हुआ वो नेहरू जी के बाद में, हालांकि और लोग प्राइम मिनिस्टर आए थे लेकिन जो उनका नहीं है। और दूसरा कि इंदिरा गांधी के बाद की अगर बात करते हैं तो एक पूरी लीगेसी है जिसमें कि अगर पार्टी का अध्यक्ष बनेगा तो उसी परिवार का बनेगा, या जो अगर प्राइम मिनिस्टरशिप की अगर दावेदारी होगी तो इसी परिवार की होगी। जैसा कि सोनिया गांधी ने त्याग, तपस्या और बलिदान का जो उदाहरण दिया, त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद में राहुल गांधी आज गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना है। जो स्वाभाविक 89 के बाद पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने, 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, 15 साल कांग्रेस पार्टी के लोग प्रधानमंत्री बने। आप तथ्यों को अगर जानकारी नहीं है तो प्लीज ऐसे प्रस्तुत ना करें। 89 के बाद गांधी परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना। लेकिन उमाशंकर जी, एक बात तो आप भी मानिए। उमाशंकर जी, बात सुनिए पहले। उमाशंकर जी, बात सुनिए। ओपी मिश्रा जी, आपको भी मैं निवेदन करता हूँ, आप एक एक करके बोलिए, वरना किसी की बात यहाँ पर समझ में नहीं आएगी। परिवार के अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता, जबकि मैं इनको उदाहरण के साथ बता रहा हूँ। 1989 राजीव गांधी जी के बाद, यानी कि 31 सालों तक गांधी परिवार का कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, जबकि मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, पीवी नरसिम्हा राव जी 5 साल प्रधानमंत्री रहे। ये कैसे गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं? पीवी नरसिम्हा राव जी किस परिस्थिति में प्रधानमंत्री बने वो हम सभी जानते हैं, और पीवी नरसिम्हा राव जी बने, आपने बना दिया था लाके उनको। चलिए, जैसे ही कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर बात होती है, इसी प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। हालांकि हमारे पास समय बेहद कम है, तो हमारे साथ में जुड़े तमाम मेहमानों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और जिस प्रकार आपने देखा, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर अगर एक बार सवाल उठने शुरू हो जाएं तो कांग्रेस पार्टी का हर प्रवक्ता इसी प्रकार से दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देता है। 1989 की उमाशंकर जी ने बात करी तो शायद वो ये भूल गए कि प्रधानमंत्री गांधी परिवार से क्यों नहीं बना, इसके पीछे की क्या वजह थी, वो शायद उमाशंकर जी बताना नहीं चाहते या फिर समझना नहीं चाहते। खैर, ये अलग बात है। बात करें अगर देश की सबसे पुरानी पार्टी की, तो आज उस पार्टी के लिए बेहद जरूरी हो गया है कि अपनी वास्तु स्थिति इस समय की वो
अच्छी तरह से देखे, भाले, विचार करे और सोच समझकर पूरे देश में कांग्रेस की इस समय जो स्थिति है उसको सुधारने की जितनी जल्दी कोशिश करेंगे, उसमें सफल होंगे, उतनी ही जल्दी कांग्रेस के अंदर से ये गुटबाजी समाप्त हो पाएगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।